ब्रह्मांड की प्रकृति है। भले ही आप गलत कारणों से आप सही काम करते हैं, फिर भी ये काम करता है। पर आप सही कारणों से भी गलत काम करते हैं, तब ये काम नहीं करता। लोगों को यह समझने की जरूरत है, क्योंकि पूरी दुनिया ने अच्छाई पर निवेश किया है। ये कमबख्त अच्छाई ही दुनिया को बर्बाद कर रही है। बहुत सारे अच्छे लोग हैं, और ये अच्छे लोग सबसे बड़ी समस्या हैं। हमेशा एक अच्छा भारतीय एक अच्छे पाकिस्तानी से लड़ना चाहता है, अच्छा हिंदू एक अच्छे मुसलमान से लड़ना चाहता है, अच्छा अमेरिकी किसी से भी लड़ना चाहता है। आप जितने अच्छे हैं उतने ही ज्यादा लड़ाकू हैं, क्योंकि अच्छाई हमेशा तुलना में होती है। उन अच्छे पत्रकारों को मत भूलिए जो रोज इन लड़ाइयों का चैनलों पर प्रचार करते हैं। क्योंकि आपकी अच्छाई खुद की किसी और से तुलना करने पर आती है। अगर आप इस धरती पर अकेले होते तो आपको नहीं पता होता आप अच्छे हैं या बुरे। इस धरती पर हमें समझदार इंसान चाहिए। हम थोड़ी और समझ के साथ रह सकते हैं, ये तो तय है। जीवन के हर पहलू में इंजीनियरिंग का मतलब है आप इस भवन को किसी भी तरह से बना सकते थे, पर हर पल आपको ऊपर देखना पड़ता कि कभी ये सिर पर न गिर जाए। दरअसल इंजीनियरिंग का मतलब है कि आपने इसे समझदारी के साथ बनाया है ताकि ये टिका रहे और हमें चिंता न करनी पड़े। इसी तरह इनर इंजीनियरिंग का मतलब है कि आपने खुद को इस तरह इंजीनियर किया है कि आप जीवन की प्रक्रिया से बेचैन हुए बिना गुजर सकें। मेरे साथ क्या होगा इसकी चिंता नहीं होगी, क्योंकि आपने खुद को अच्छे से इंजीनियर किया है। आपके आसपास जो कुछ भी हो, आप अपने अंदर समान भाव से रहेंगे। तो जब भी मैं कोई मेगा प्रोजेक्ट लॉन्च करता हूं, वो कहते हैं सदगुरु अगर ये काम नहीं किया तो क्या? मैं जो सब भी कर रहा हूं, अगर कुछ भी काम नहीं किया तो भी मैं आनंद से मरूंगा। इसकी गारंटी है। मैं चाहता हूं कि हर मनुष्य के लिए ये गारंटी बनी रहे, ताकि वो अपना जीवन दुखी होने के डर के बिना जी सके। इस समय ये देखने की बजाय कि दुख दर्द को कैसे हटाया जाए, लोग उसे रोमांचक बनाने में बिजी हैं। जिस पल आप दुख दर्द को रोमांचक बनाते हैं, ये बहुत साफ हो जाता है कि आप मनुष्य की खुशहाली में रुचि नहीं रखते, आपको ड्रामा पसंद है। आपने अक्सर इस बारे में बात की है कि कैसे आर्थिक नेता दुनिया का भविष्य बनाएंगे। आप कई सीईओज के साथ बातचीत कर रहे हैं। ऐसे आध्यात्मिक गुरु कम ही मिलते हैं जो काफी खुले तौर पर कैपिटलिस्टिक या पूंजीवादी भी हों। क्या आप कैपिटलिस्ट हैं? वो कौन होते हैं? वो जो मानते हो कि धन संपत्ति बनाना समाज और लोगों की भलाई के लिए है। देखिए, बहुत से लोग गरीबी से जुड़े हुए हैं, क्योंकि गरीब लोगों के बिना, भूखे लोगों के बिना वो जीविका नहीं चला सकते। मैं उनमें से नहीं हूं। मैं देख रहा हूं इस देश में 60 करोड़ लोग आज रात को खाना नहीं खा पा रहे हैं, पर हम हर दिन संसद में बड़े फैसले टाल रहे हैं। ठीक है, मैं उसका हिस्सा नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि चीजें सुलझें, क्योंकि मुझे पता है कि भूखे पेट सोना क्या होता है। मैं नहीं चाहता कि लोगों के साथ ऐसा हो। बच्चों को रात का भोजन नहीं मिल रहा है। शायद देश में करोड़ों बच्चों ने आज रात का भोजन कल पर टाल दिया है, और ये मजाक नहीं है। तो ये जोकर जो खुद को या उससे पहचान बनाते हैं, वो हर रोज ऐसे लोगों का मजाक बना रहे हैं। तो कैपिटलिज्म पुराना शब्द है, ये अब अस्तित्व में नहीं है। अब हम मार्केट इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। जब सिर्फ कुछ ही परिवारों के पास पूंजी होती थी तो ये पूंजीवाद या कैपिटलिज्म था। अब कोई कैपिटलिज्म नहीं है। अगर आपके पास एक अच्छा आइडिया है और आप उस पर काम करना जानते हैं तो सभी के लिए पूंजी है। ठीक है, तो हमने समाजवाद ट्राई करके देखा। ये एक बहुत ही बढ़िया विचार है, पर इसे सभी की स्वेच्छा से होना चाहिए। आप इसे जबरदस्ती लागू करेंगे तो ये बहुत ही घिनौना होगा। हमने जब ऐसा करने की कोशिश की थी तो सबसे घिनौनी चीजें हुई थी। इसका डेमो हमने देखा है। कार्ल मार्क्स को शायद अर्थव्यवस्था के बारे में बहुत कुछ पता था। आप जानते हैं, जब मैं 15 वर्ष का था, मैं एंगेल्स और कार्ल मार्क्स और अन्य चीजों के बारे में बहुत उत्साहित था, पर वो मानव स्वभाव को नहीं समझते थे। मुझे उसका एहसास तब हुआ जब मैं 16 वर्ष का था। 13-14 की उम्र में मैं रूस का सभी कम्युनिस्ट साहित्य पढ़कर जोश से भर चुका था। पर जब तक मैं 16 वर्ष का हुआ तब मुझे एहसास हुआ कि ये लोग समझ नहीं पाते कि मानव आकांक्षा क्या है। मानव आकांक्षा को समझे बिना आप एक समाज बनाने की कोशिश करते हैं, आप एक राष्ट्र बनाने की कोशिश करते हैं। ये एक आपदा है, ठीक है, भयानक आपदा। पर शायद ये तब काम करे जब वास्तव में कोई देश या समाज पूरी तरह से बर्बाद हो गया हो।
और आपको इसे जल्दी से बाहर लाना हो, जब आपको इसे जल्दी से बाहर निकालना हो तो ये काम करेगा, पर उसके बाद नहीं। एक तरह से अगर आप आश्रम में आते हैं, आश्रम में लगभग 4000 लोग रह रहे हैं। आप चाहे तो कह सकते हैं कि यह साम्यवादी है, पर स्वेच्छा से। मैंने इतना किया तो मुझे इतना मिलेगा, ऐसा नहीं। सभी को उनकी जरूरत के हिसाब से मिलता है और इसे लागू नहीं किया गया है, ये पसंद से है। अगर मर्जी से आप बांटने के लिए तैयार हैं तो ये कितना शानदार है। पर मेरे पास कुछ नहीं है, आपके पास कुछ है, मैं चाहता हूं कि आप इसे बांटें, ये कितना बुरा। सदगुरु और मोटरसाइकिल का क्या रिश्ता है? आजकल मैं कार में हूं। कौन सी है आपके पास? लैंड रोवर, लैंड क्रूजर, मुझे नहीं पता, पर जो भी, कार, हेलीकॉप्टर। मुझे लगता है आपने कहीं कहा था कि चाहे वो जमीन पर चले या पानी में या हवा में, मुझे पसंद है। ऐसा नहीं है। बात यह है कि जो काम करते हैं वो मुझे पसंद है और मशीनें काम करती हैं। जितना अच्छा वो काम करे उतना बढ़िया। और ऐसा क्यों है? आखिरकार किसी भी इंसान की क्वालिटी कैसी है, ये इससे तय होती है कि उसका शरीर, मन कितनी आसानी और कुशलता से काम करता है ना? तो मशीनें मुझे हमेशा उत्साहित करती थीं, चाहे वो साइकिल हो, मोटरसाइकिल हो। उस समय शायद मेरी सेहत ऐसी थी कि मैं अपनी मोटरसाइकिल पर पूरा भारत नाप लेता था, पर आज ये करना मुश्किल होगा, तो आप कुछ सुविधाजनक चुनते हैं। पर ये सब कुछ आपको लोगों के बीच बात का एक रोचक विषय बनाता है। क्या आपको कभी चिंता नहीं होती कि इससे आपको अमीरों के गुरु का लेबल मिलेगा? ये वो हैं जो खुद का प्लेन उड़ाते हैं। देखिए, बात यह है, जिनको BMW पसंद है, गोल्फ पसंद है, जिन्हें एक फ्रिस्बी मैच भी पसंद है। देखिए बात यह है, मुझे दिक्कत नहीं होगी। मैं तो कभी कभी बैलगाड़ी भी चलाता हूं, पर उसे कोई रिपोर्ट नहीं करता। मुझे बैलों को चलाना पसंद है, मैं अभी भी उन्हें चलाता हूं। पर अभी आपको मुझसे बात करनी है। दोपहर 2 बजे तक मैं जोधपुर में था। मैं चाहता तो बैलगाड़ी या ऊंट से भी आ सकता था, पर आपको 5 दिनों तक इंतजार करना पड़ता। मैं समय पर यहाँ आ गया, आपको तारीफ करनी चाहिए। तो ये कुशलता के बारे में है? हाँ, इसलिए मैंने खुद हेलीकॉप्टर उड़ाना सीखा। मेरे पास इन चीज़ों के लिए समय नहीं था, पर मैंने किसी तरह से इसे सीखा, क्योंकि हमारा 70% काम ग्रामीण भारत में है। मैंने सोचा कि ये छोटे से हेलीकॉप्टर से मैं क्रांति ला सकता हूँ, क्योंकि मेरा आधा समय, आधा जीवन ड्राइविंग करते करते ट्रैफिक में निकल जाता है। हर समय बड़े बड़े ट्रैफिक में, हर जगह। देश में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ ट्रैफिक जाम ना हो। ग्रामीण भारत में भी ट्रैफिक जाम है। तो मैंने सोचा कि यह हेलीकॉप्टर हमारे काम में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। मैंने इसे सीखा, मुझे अपना लाइसेंस मिला, FAA लाइसेंस। लेकिन भारत में लाइसेंस पाना इतना मुश्किल है, क्योंकि कई नियम तो राइट ब्रदर्स के आने से पहले बनाए गए थे। कुछ लोगों के हिसाब से तो प्लेन भी राइट ब्रदर्स के पहले बन गया था। वो कहते हैं वैदिक युग में बना था। वो पूरी तरह गलत भी नहीं है। सिद्धांत के रूप में बना था। वाकई में बना था या नहीं, इसका हमारे पास प्रूफ नहीं है। सैद्धांतिक रूप से तो ये कल्पना करने के बराबर है कि आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। आप पूरी तरह किसी सिद्धांत की कल्पना नहीं कर सकते। अगर आप करते भी हैं तो आपको किसी तरह इसकी समझ होनी चाहिए कि कोई चीज क्यों उड़ती है। अगर आप नहीं समझते कि कोई चीज क्यों उड़ती है तो ये कुछ ऐसा होगा। एक बार की बात है, एक छोटा सा कछुआ बड़ी मेहनत से एक पेड़ पर चढ़ा, एक शाखा के किनारे पर गया और कूद गया। सीधा जमीन पर गिरा। बहुत दर्द हुआ। धीरे धीरे 2 दिन में वो फिर रेंगता हुआ गया, ऊपर गया, कूदा और नीचे गिरा, फिर ऊपर गया, नीचे गिर गया। कुछ दिनों के बाद 2 पक्षी जो सामने वाले पेड़ पर बैठे थे, उनमें से एक ने कहा, मुझे लगता है कि हमें उसे बता देना चाहिए कि उसे गोद लिया गया है। तो मैं कह रहा हूं, जो उड़ने में सक्षम नहीं, आप उसे नहीं उड़ा सकते। लोगों ने बहुत बारीकी से सोचा कि क्या उड़ सकता है और क्या नहीं। सिद्धांत के रूप में सोचा। उन्होंने बनाया या नहीं ये हम नहीं जानते। और ये तो स्थापित हो चुका है कि उन्होंने लाइट की स्पीड कैलकुलेट की थी। ऐसे ही कोई भी लाइट की स्पीड कैलकुलेट नहीं कर सकता जब तक उसके आसपास एक वैज्ञानिक सभ्यता ना हो। कोई भी आसमान से टपककर लाइट की स्पीड कैलकुलेट नहीं कर सकता। ठीक है, जरूर एक वैज्ञानिक सभ्यता रही होगी, वरना ये नहीं होता।